अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी वेल्दी चैनल में आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एस्थमा की। मेरा नाम डॉक्टर वकार मसूद खान है, मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है जी हामला औरतों के अंदर दमे का मसला। अब आप लोग समझेंगे कि शायद ऐसा किसी मरीज़ में नहीं होता, लेकिन गायनी के जो मरीज़ हैं या ऑब्स गायनी के जो मरीज़ हैं, जो जच्चा बच्चा के मरीज़ होते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको दौरान हमल जो है वो दमे का मसला या सांस तंगी का मसला रहता है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जिन चीज़ों को आप समझ के, सीख के और अपने मरीज़ को, या अगर आप ख़ुद मरीज़ हैं तो अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसका आप बहुत अच्छे तरीके से आप ख्याल रख सकते हैं। तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि हामला औरतों में या प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो एस्थमा का मसला है वो होता क्या है, या उनको और किस वजह से सांस तंगी होती है। देखिए, अगर हम मोटी मोटी बात करें तो हामला औरतों में एक तो वैसे ही अल्लाह ताला का ये एक बड़ा पेचीदा अमल है। जो प्रेगनेंसी है, एक जान के अंदर दूसरी जान पल रही होती है, तो ये एक बड़ा पेचीदा अमल है और इसकी वजह से ख़वातीन की जो सेहत है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी असरात मुरतब होते हैं। और अगर उनकी ग़िज़ा वग़ैरह और उनका जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा ना हो तो फिर उसकी वजह से उनको थोड़े से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो वो जो डॉक्टर्स हैं इस मामले में, जो जच्चा बच्चा के डॉक्टर हैं, इस मामले में देख ही रहे होते हैं। तो लेकिन उसके अंदर सांस किस वजह से, एक तो वैसे ही हमल चूँकि जिस्म में अपना एक हिस्सा बना रहा होता है, एक जगह बना रहा होता है, तो और वो आप ही के जिस्म से जो है वो ग़िज़ा ले रहा होता है, तो आपको वैसे ही थोड़ी सी वीकनेस महसूस होती है, फटीग होती है और चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर आपका कम हो सकता है। तो ये नॉर्मल मैं हमल की बात कर रहा हूँ। तो आपको वैसे ही सांस का मसला हो सकता है। फिर जिस्म के अंदर वज़न बढ़ जाता है और जिस्म में सूजन भी पैदा हो जाती है, तो इस वजह से भी आपको सांस तंगी का मसला महसूस हो सकता है। और अच्छा, कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, खून की कमी का वो शिकार होती हैं। तो जब भी जिस्म में खून की कमी होगी तो फिर उसके अंदर आपको सांस जो है वो तंगी महसूस होगी या सांस फूलेगा आपका। तो ये एक अलग मामला है। हम जिस मखसूस मौजू के ऊपर आज बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपने बड़े गौर से सुननी है। और चूँकि मैं एक ही वीडियो के अंदर इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा, तो हो सकता है कुछ ज़रूरी बातें आखिर में आएँ और हो सकता है कुछ ज़रूरी बातें वो शुरू या दरमियान में आ जाएँ। तो आपने इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। देखें, ऐसा नहीं है कि हामला औरतों या प्रेग्नेंट वुमेन को एस्थमा होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि ख़वातीन जब हामला होती हैं तो उनमें से बहुत सारी ख़वातीन जो पहले से ही जिनके अंदर एलर्जी का अंसर मौजूद होता है या एस्थमा का अंसर मौजूद होता है, दमे का मसला उनके अंदर मौजूद होता है, बेशक वो उनको तंग कर रहा है या नहीं तंग कर रहा, बेशक वो पहले कभी बहुत पुराना हुआ है, तो वो इस बारे में जानती हैं या नहीं जानती, दोनों ही सूरतों में हमल के दौरान जो आपका एस्थमा या दमा है वो बढ़ सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो सकता है, वो शदीद हद तक भी ज़्यादा हो सकता है। और बाज़ औक़ात ख़वातीन इस सांस तंगी को खून की कमी या कमज़ोरी के साथ जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी प्रेगनेंसी के जो आखिरी टर्म होती है उसके अंदर काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप बहुत नॉर्मल और आसान सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ों को सीख लें, समझ लें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अस्थमा के भी पेशेंट हैं और उसके साथ आप अस्थमा की मरीज़ हैं और आपको प्रेगनेंसी है, तो आप थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी देंगे। तो उसमें क्या है कि जी दमा प्रेगनेंसी का जो अमल है ये पूरा 9 महीने का या उससे ज़्यादा जितने भी दिन ऊपर होते हैं, जैसे जैसे वो महीने बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दमे की वजह से सांस तंगी का खदशा बढ़ता चला जाता है। और आखिरी जो 3 महीने हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके अंदर दमे के अटैक का ख़तरा शदीद हो जाता है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो ख़ास तौर पे वही मरीज़ आते हैं जो आखिरी 3 महीने या 4 महीने जिनकी अभी प्रेगनेंसी रहती है
और वो सांस तंगी का शिकार हो जाते हैं, दमे का शिकार हो जाते हैं। और एक अलमिया ये है कि वो लोग अपने लोकल डॉक्टर्स को या लोकल जगह पे दाइयों को या इधर कहीं चेक करा रहे होते हैं, तो वो लोग इस सांस तंगी में और किसी और वजह से सांस तंगी में फ़र्क नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल टर्म के ऊपर जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो सांस का अटैक हो सकता है। तो ये बात आप अपने ज़हन में रखें कि दमा के मरीज़, वो ख़वातीन जो दमा के मरीज़ हैं, दमे का मरीज़ मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त पहले कभी बीमार रहते हो, यानी आपके जिस्म में दमा की एलर्जी का अंसर मौजूद है। वो उसने चाहे आपको पहले कभी तंग किया हो या हाल में ही कभी तंग किया हो और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो ये बात आप अपने ज़हन में रखिएगा कि आपका दमा बढ़ सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। अब करना हमने क्या है? देखें, करने की बातें बहुत आसान है। मैं सादा सी बात करूँगा कि दमा प्रेगनेंसी के अंदर दमा का जो इलाज है वो बहुत आसान है। कुछ दवाइयाँ, कुछ गोलियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर दमा के मरीज़ों के लिए मना है, और वो जो लेडी डॉक्टर्स हैं इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, और चेस्ट स्पेशलिस्ट भी इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ख़ास तौर पे जो मोंटेलुकास्ट की गोली है, तो वो प्रेगनेंसी के पहले 6 महीनों में, कम से कम 6 महीनों में वो मना होनी चाहिए, वो मना होती है, वो लेने से मना किया जाता है। अगर बहुत ही शदीद कोई प्रॉब्लम है तो उसकी इजाज़त दे दी जाती है, वरना कोशिश की जाती है कि उसके बगैर गुजारा किया जाए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान दमा को अच्छा रख सकती हैं और वो प्रेगनेंसी के लिए महफूज भी हैं? तो देखें, वो एक ही चीज़ है, वो दवाई जो सांस के ज़रिए ली जाए, वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए दमा के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन है। सांस से कौन सी दवाइयाँ ली जाती हैं? वो नेबुलाइज़र से भी ली जा सकती हैं, वो इन्हेलर से भी ली जा सकती हैं, और वो नेबुलाइज़र से भी ली जा सकती हैं। नेबुलाइज़र का तो आपको पता है कि वो भाप वाली मशीन जिसके अंदर हम कतरे या आइटम सोल्यूशन और क्लैनल सोल्यूशन और दूसरी चीज़ें डालते हैं, वो नेबुलाइज़र के ज़रिए हम लेते हैं। और जो इन्हेलर है वो भी आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे और पंप और इन्हेलर आते हैं, तो वो भी प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल महफूज हैं। और नेबुलाइज़र क्या है जी? नेबुलाइज़र एक डब्बी होती है जिसके अंदर सांस के कैप्सूल डाल के और वो सांस के ज़रिए लिए जाते हैं। तो नेबुलाइज़र और इन्हेलर दोनों ही एक ही तरीके से लिए जाते हैं। तो ये अस्थमा के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर जो अस्थमा के मरीज़ हैं, ये बहुत महफूज हैं। इसके अलावा कुछ सिरप्स ऐसे हैं जो लिए जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको प्रेगनेंसी की वजह से वैसे ही सांस थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ता है, तो वो सिरप दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं, तो उसकी वजह से आपका सांस का फूलना ज़्यादा महसूस हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल मिकदार में उस सिरप को इस्तेमाल किया जाए, तो जैसे वेंटोलिन का सिरप है या ब्रिटानिल का सिरप है, तो ये महफूज हैं, लेकिन अगर इनकी कम से कम तादाद इस्तेमाल की जाए। इन्हेलर्स की हम बात करें, देखें, दमा के मरीज़ों के लिए वैसे ही इन्हेलर्स सबसे ज़्यादा महफूज, सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा कम ताकत की दवाई है जो अस्थमा के मरीज़ों को दी जाती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर हामला ख़वातीन के अंदर अगर दमा का मसला मौजूद है तो इन्हेलर्स की ममानियत नहीं है। उनके लिए सबसे ज़्यादा जो पहला स्टेप ज़रूरी चीज़ है, अगर उनको सांस तंगी का मसला है, तो वो इन्हेलर्स है। अब बात आ जाएगी, देखें, बात हो गई इन्हेलर्स की, अब बात आ जाएगी इलाज कब करना चाहिए। देखें, अगर आपको पहले से पता है कि आप दमा के मरीज़ हैं और अब आपको हमल भी हो गया है, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि अगर आपने इन्हेलर्स अपने पहले छोड़े हुए थे और पहले कभी डॉक्टर्स ने आपको इन्हेलर्स लिख कर दिए हैं, तो आप अपने वो इन्हेलर्स उठाएं और एक दफ़ा अपने डॉक्टर, चेस्ट स्पेशलिस्ट से पूछें कि कौन सा इन्हेलर है जो मैं लगातार ले सकती हूँ। तो वो इन्हेलर आप लगातार अपनी प्रेगनेंसी में लेते रहें, ठीक है। और अगर उसमें आप वक्फा कर लेती हैं तो कोशिश करें कम से कम आखिरी 6 महीनों में वो इन्हेलर आप अपना लगातार लें। उनमें मुख्तलिफ इन्हेलर्स आते हैं, कोई पर्पल कलर का आता है, कोई मैरून कलर का इन्हेलर आता है, और कोई ब्लू कलर में इन्हेलर आता है। तो ये इन्हेलर वो है जो लंबे अरसे लेने वाले हैं। तो ये आप अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी 6 महीने में
लगातार मुसलसल इस्तेमाल करें। एक तो आपका सांस ठीक रहेगा, दूसरा इसका फ़ायदा क्या होगा कि प्रेगनेंसी की वजह से जो एंड टर्म में यानी आखिरी 8वें या 9वें महीने के अंदर जो अस्थमा के अटैक का एक शदीद ख़तरा मौजूद होता है वो टल जाएगा। आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपका सांस बिल्कुल ठीक होगा, आप अपनी प्रेगनेंसी का अमल बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे और आपके ऑपरेशन या फिर प्रेगनेंसी नॉर्मल भी हो रही है तो दोनों ही सूरतों में आपको कम से कम सांस तंगी का कोई खदशा नहीं रहेगा। तो एक दूसरा इन्हेलर होता है जो वाइट कलर, ये जैसे वेंटोलिन का जो इन्हेलर है वो वक्तन फ़वक्तन आप बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकती हैं अपना सांस खोलने के लिए। तो इस पूरी वीडियो में जो हमारी एक कंक्लूजन है वो ये है कि ऐसी ख़वातीन जो हामला हैं और जिनके अंदर या तो पहले से दमा पता चल चुका है, उनको पता है, या ताज़ा उनको पता चला है कि ये दमा के शिकार है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़, सबसे अच्छी चीज़, सबसे महफूज चीज़ वो इन्हेलर्स हैं और जिनको आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बग़ैर डरे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनका आपके जिस्म पे या आपके हमल पे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, देखें हम हमेशा दवाइयों की बात करते हैं, दवाइयाँ सारी दुनिया के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो जाके दवाइयाँ ले आती है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर अमल नहीं किया जाता या जिस पे तवज्जो नहीं दी जाती वो चीज़ है जिस पे आपके पैसे नहीं लगते और वो है परहेज़। तो आप उन चीज़ों से परहेज़ करें जिसकी वजह से दमा ख़राब हो सकता है। हेल्दी वेल्दी चैनल के अंदर दमा के मरीज़ों को जिन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए उसके लिए 2 से 3 वीडियो बड़ी तफसील के साथ बनाई गई हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि दमा में हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन जिनको अस्थमा का मसला है उनको परहेज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनकी दवाइयों की मिकदार कम से कम रहे। उनको वैसे ही मतली कै वगैरह का मसला रहता है तो ये दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उनको और ज़्यादा मतली और कै वगैरह का मसला महसूस हो सकता है। तो परहेज़ एक वाहिद चीज़ है जो आपको दवाइयों से बहुत हद तक दूर रख सकती है। आपकी जो ये प्रेगनेंसी का अमल है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकता है। देखें अगर आप एक चीज़ से परहेज़ करते हैं तो उसके मुतबादिल के तौर पे अल्लाह पाक ने और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ से मत डरें कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ दूँगी तो और दुनिया में कुछ नहीं है खाने के लिए। तो बेतहाशा चीज़ें हैं जो आप अपनी परहेज़ छोड़ के और आप इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपनी खून की ताकत को, हीमोग्लोबिन को, आयरन को आप पूरा रखें ताकि आपको किसी उसकी वजह से भी सांस तंगी का शिकार ना होना पड़े। और आप उसके अंदर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं। याद रखें प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपको किसी और बीमारी का मसला नहीं है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अमल के दौरान आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ वगैरह आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी, आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगी, अपनी बीमारी को समझने के लिए आसानी पैदा करेंगी। तो ये चीज़ें वही हैं जो हम क्लिनिक में अपने मरीज़ों को बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को सुनेंगे और तवज्जो से और इस पे अमल करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब प्रेगनेंसी होगी तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकेंगे। तो लिहाजा जब भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर अस्थमा का शिकार है तो उसके लिए सबसे अच्छी, सबसे महफूज, सबसे कम ताकत वाली, सबसे गैर नुकसानदेह जो दवाई का तरीका है वो इन्हेलर्स है। हेल्दी वेल्दी चैनल अपने व्यूअर्स को सेहत के बारे में अच्छी मालूमात आसान अल्फाज में, आसान उर्दू में वो पेश करता रहेगा। आप इस चैनल को, आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको इस चीज़ से फ़ायदा पहुंच सके। वो चीज़ें जो उन्होंने डॉक्टरों को भारी भारी फ़ीसें या हमें भारी भारी फ़ीसें देकर वो चीज़ें जाननी होती हैं और फिर भी वक्त की कमी की वजह से उनको मालूम नहीं हो सकती या रह जाती हैं, तो वो ये यहाँ से पूरा कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सेहत के बारे में आगाह रहें।